हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। तो हमारा चौथा चैप्टर डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या वाला पूरा हो चुका है। और उससे रिलेटेड एक आज ग्रुप में टेस्ट भी लिया था, मतलब कल लिया था। और वो चैप्टर लगभग बहुत इजी था और सबको समझ में आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको अपन हिंदी में लैसेप और मैसेप भी बोलते हैं, लैसे और मैसे, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, लैसे और मैसे। ठीक है, बाकी इसको आप एलसीएम और एचसीएफ ही याद रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शब्द इजी है और सबको समझ में भी आ सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सबको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं और 2-3 लगभग पूछे जाते हैं, लगभग 2 पूछे जा सकते हैं। और ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा चैप्टर है। लगभग हमारी बेसिक क्लास 2 ही होगी, एक आज वाली एक कल वाली। ठीक है, 3 टॉपिक है, जिसमें आज पहला टॉपिक पढ़ लेंगे, कल दूसरा और तीसरा टॉपिक पढ़ लेंगे। बाद में लगभग 1 या 2 क्लासें इसका जो क्वेश्चन होगा उस पर लगाएंगे और 4 दिन में लगभग टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर छठा चैप्टर होगा, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी लगभग सारे टॉपिक बहुत छोटे हैं और लगभग मैं आपको जो हमारा सिलेबस है ना, वो लगभग 20 तारीख तक करवा देंगे। और सिलेबस के बाहर कुछ चैप्टर है, जैसे साधारण ब्याज है, समय दूरी चाल है, और भी बहुत कुछ चैप्टर है जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं आपको करवाऊंगा। भले आपके ट्यूशन आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चैप्टर आपको करने ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी वो जो चैप्टर है वो आपके आगे जो 7th 8th क्लास तक के सारे काम आएंगे। तो वो चैप्टर मैं पहले सिलेबस करवाऊंगा, उसके बाद में वो सारे चैप्टर करवाएंगे। तो हमारी सिलेबस तक की बात हुई है, सिलेबस लगभग 20 तक करवा देंगे, 20 से पहले भी हो सकता है, लगभग 20 तक आपका आइडिया है कि हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि इसमें 3 टॉपिक्स की बात हुई थी। ठीक है, 3 कौन कौन से? एक तो आपका गुणनखंड एंड गुणज, गुणज एवं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, जिसको आप हिंदी में इंग्लिश में आप ये बोल सकते हैं मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। दूसरा आपका एलसीएम और एचसीएफ, लैसेप और मैसेप है, यही रहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ। तीसरा जो आपका टॉपिक रहेगा वो फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का लैसेप और मैसेप कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों का। ठीक है, भिन्नों का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का लैसे और एलसीएम और एचसीएफ, ये 3 टॉपिक्स है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक्स अच्छे हैं और कम समय में हो जाएंगे, बेसिक समझाना है, बाकी क्वेश्चन पर फोकस रखेंगे। और ये थोड़ा सा समझाने पर टाइम लगेगा, इसीलिए आज इसको एक ही टॉपिक को समझेंगे, आपका गुणनखंड एंड गुणज। आज ये करेंगे, कल ये दोनों कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे 2 क्लासों में लगभग ये तीनों टॉपिक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन एक दिन में होते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो फिर 2 क्लास में कर लेंगे। ठीक है, उसके आप टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर पहला टॉपिक आज करेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए पहला टॉपिक क्या कौन सा है। इसमें 2 शब्द दिए हुए, एक तो आपका गुणन, गुणज, और एक है गुणनखंड। गुणज का मतलब मल्टीपल्स और फैक्टर्स, 2 शब्द दिए हुए। तो पहले अपन गुणज को समझते हैं, गुणज। ठीक है, गुणज, और इसको इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं, तो मल्टीपल्स। अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आपका जो एलसीएम है ना वो हो जाएगा। अब कैसे होता है, सबसे पहले ये समझिए
कि गुणज होता क्या है, गुणनखंड सॉरी मल्टीपल्स होते क्या है। तो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो उसका बाकी इसकी परिभाषा वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ होगा, किसमें जो नोट्स आपके जैसे ही आज की क्लास हो जाएगी आपको शाम को जो हमारा उम्मीद बैच वाला ग्रुप है उसमें नोट्स मिल जाएंगे। और अगर उम्मीद बैच में बाकी कोई नया बच्चा है जो जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाइए और वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद में जो एडमिन्स है उनको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, आपको उम्मीद बेस के ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट है उम्मीद बेस का, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन आती है, बाकी टेस्ट हो गया नोट्स हो गया वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और कोई नया बच्चा है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर ये गुणज आपको समझ में आ गया मल्टीपल्स तो एलसीएम कवर हो जाएगा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर देखो जैसे कि एलसीएम, जैसे हम इससे एलसीएम पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है उसको आपको समझा के। एल का मतलब होता है लीस्ट और सी का मतलब होता है कॉमन और एम का मतलब होता है मल्टीपल। अब ये क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मल्टीपल्स का मतलब समझते हैं गुणज क्या होता है। तो सिंपल भाषा यही है कि गुणज किसी भी अंक का गुणज संख्याएं वो होगी जो उसके पहाड़े के अंतर्गत आती है, जो उसकी टेबल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं 2 और 3, ठीक है, दोनों का अगर मैं गुणज लिखूं, मल्टीपल्स इन दोनों के लिखूं तो क्या होगा, 2 का होगा, 2 के पहाड़े में 2 आता है टेबल्स, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 है, फिर 14, फिर 16, 18, 20, आगे 20 से आगे भी जाएगा 22, 24, जैसे आगे बढ़ता जाए, यानी कि इन सब संख्याओं में इस संख्या का भाग जाना चाहिए। जो ये जितने भी मल्टीपल्स है, जितने भी गुणज है, उसमें जो मूल संख्या है, जो मेन संख्या है, उन संख्या का भाग जाना जरूरी है, तभी वो उसकी मल्टीपल्स कहलाएगी, गुणज कहलाएगी। अब 3 का क्या होगा, 3 का पहाड़ा या 3 की टेबल आप लिख सकते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27 के बाद 30, 33 और 36। आगे भी बहुत सारी है लेकिन अपने बोर्ड पर इतनी ही आ रही है तो इतनी लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीपल्स गुणज की परिभाषा क्या हो गई कि वे सभी संख्याएं जो इस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो सारी डिवाइड हो जाए, वो सारी संख्याएं आपकी मल्टीपल्स कहलाएगी, गुणज कहलाएगी। सिंपल भाषा यही है कि मल्टीपल्स का मतलब होता है जितनी भी संख्याएं होगी वो इनके पहाड़े के अंतर्गत आएगी, टेबल्स में आएगी। अब अपन नॉर्मली क्या है, टेबल्स 10 तक ही ज्ञात करते हैं, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ठीक है, 2 10 जा 20 और 3 10 3 जा या 3 10 जा 30 आ जाएगा। उससे आगे याद नहीं करते हैं, बाकी आगे भी होता है, आगे 2 2 ऐड करते जाइए तो आपके आगे भी और संख्याएं आ जाती है। तो ये तो आपका मल्टीपल्स हो गया, मल्टीपल्स गुणज हो गया। अब इसके अंतर्गत एक और छोटा सा टॉपिक आता है जिसको अपन कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, जिसको अपन उभयनिष्ठ गुणज भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, जिसको कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो कॉमन, कॉमन का मतलब अगर हिंदी में आपको उभयनिष्ठ समझ में नहीं आए तो कॉमन तो आपको समझ में आता है। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब सिंपल सा यही होता है कि कोई भी दो संख्याएं, ये दो संख्याओं का दिया हुआ है, दो नंबर्स का दिया हुआ है, इसमें दोनों कौन से ऐसे मल्टीपल्स है जो दोनों में कॉमन दिए हुए, दोनों में है, तो हम वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, एक तो आपका 6 दोनों में दिया हुआ है तो यहाँ पर एक तो 6 आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन यहाँ पर लिख लेते हैं
उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, एक तो 6 आएगा, 6 के बाद में आप देखोगे तो एक 12 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 12 आ जाएगा। उसके बाद में ये 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आ जाएगा। उसके बाद में ये 24 है, यहाँ पर भी 24 है, यानी 24 आ जाएगा। आगे भी आएंगे लेकिन हमारे इतने ही कॉमन आ रहे हैं, जितने हम नंबर लिखे हैं उतने ही कॉमन आ रहे हैं। अब मल्टीपल्स का मतलब समझे आप लोग। गुणज क्या होता है, उसकी टेबल्स, उसके पहाड़े। अब उसके पहाड़ों में भी दोनों में से कौन से कॉमन है, दोनों में कौन से आ रहे हैं, एक में नहीं दोनों में कौन से आ रहे हैं एक जैसे, वो सारे कॉमन हो जाएंगे, कॉमन हो गए। अब यहाँ पर आप अगर यहाँ पर आप परिभाषा देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कॉमन मल्टीपल्स। हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले, गुणन कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि कॉमन जो मल्टीपल्स है, गुणज है, उसमें कॉमन कौन कौन से वो निकाले। अब लीस्ट का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। अब कॉमन में भी सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको पता है 6, यानी कि ये सबसे लीस्ट है, ये सबसे लीस्ट है। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 2 और 3 का एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम यानी कि लेसे पे आपका 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कैसे आपको देखो, एलसीएम लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी कि दोनों में होना चाहिए, और मल्टीपल्स। पहले तो सबसे पहले अगर आपको एलसीएम निकालने हैं तो उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल्स लिखो, उनके पहाड़े लिखो, और उसके बाद में उनके कॉमन देखो, ठीक है। कॉमन जो जो है उसमें भी सबसे छोटा कौन सा है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, लेसे पे हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 का लेसे पे क्या हो जाएगा, 6। आप ऐसे 3 और 4 के निकाल सकते हो, 7 और 8 के निकाल सकते हो, 10 और 12 के निकाल सकते हो, कोई भी संख्या के निकाल सकते हो। जैसे अपन बड़ी संख्या 64 हो गया, 36 हो गया, ऐसे भी संख्या के निकलेंगे, लेकिन ये थोड़ी जितनी बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी उसमें बाद में ये मल्टीपल्स उतने ही बड़े बड़े होते जाएंगे, यानी कि वहां पर ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए बाकी ये एक तरीका है आपके एलसीएम निकालने का। एलसीएम होता क्या है वो चीजें बताइए, यानी कि पहले तो आपको मल्टीपल्स देखने हैं, उसके गुणज कौन से है, गुणज में भी कॉमन देखना है कि कॉमन कौन सा है, और कॉमन में सबसे छोटा वाला है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, अभी हमने 2 और 3 के लिखे हैं ना, अब इसको मिटा के 4 और 6 के लिखते हैं, ठीक है, 4 और 6 के। अब यहाँ पर देखो 4 और 6 के लिखते हैं, 4 और 6 के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक 4 के लिखते हैं और यहाँ पर 6 के। अब 4 का क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और आगे 48 भी आ जाएगा। 6 में क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72 ऐसे आ जाएगा। अब इसमें कॉमन देखना है ना, कॉमन होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो एक तो आप देखिए, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, यहाँ पर 1 2 12 आ गया, 12 है। उसके आगे देखिए ये 24 है, इसमें भी 24 है, यहाँ पर 24। उसके आगे आप देखिएगा यहाँ पर 36 है, यहाँ पर भी 36 है, तो यहाँ पर 36 आ गया। और उसके आगे हमने लिखी नहीं कि 44 के बाद में 48 भी आएगा, तो 48 और इसमें भी 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर इतनी सारी कॉमन संख्याएं आ गई, आगे भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो इतनी आ गई, कॉमन संख्या आ गई। अब कॉमन में भी कौन सी देखनी है, लिस्ट यानी कि सबसे छोटी। अब सबसे छोटी क्या है, 12 हुआ है, यानी कि 4 और 6 दोनों का एलसीएम, दोनों का लेसर क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। बाकी बड़ी संख्याओं का कैसे निकालते वो सब हम बताएंगे, वो जो हमने दूसरा टॉपिक बताया था ना कि एलसीएम और एचसीएफ, उसमें हम वो सब निकालेंगे। अब यहाँ पर तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गुणज और गुणनखंड बता रहा हूँ। गुणज किसका पार्ट है, एलसीएम का है। मल्टीपल्स किसके पार्ट है, एलसीएम के। इसीलिए एम जो एलसीएम का मतलब, एम का मतलब होता है वो मल्टीपल्स होता है,
सी का मतलब कॉमन यानी कि दोनों में एक जैसा होना चाहिए, और एल का मतलब लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसका जो दूसरा जो टॉपिक है गुणनखंड, उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। दूसरा जो टॉपिक है ये एलसीएम तो समझ में आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे पहले तो कॉमन ज्ञात करो, कॉमन में भी सबसे पहले तो मल्टीपल्स, मल्टीपल्स के बाद में उनके कॉमन देखो, कॉमन में भी सबसे छोटा है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है वो गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड, जिसको अपन फैक्टर बोल सकते हैं, फैक्टर या फैक्टर्स भी, कुछ भी बोल सकते हैं, फैक्टर या फैक्टर्स। अब यहां पर देखिए HCF लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमें फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करने हैं, दो संख्याओं के फैक्टर्स ज्ञात करने हैं, बाद में उनमें से कौन सा कॉमन है, कॉमन देखना है, और उसमें सबसे जो बड़ा होगा वो आपका फैक्टर यानी कि HCF कहलाएगा। इसमें सबसे छोटा था कॉमन, और मल्टीपल्स तो सेम ही है, पहले मल्टीपल्स ज्ञात करो, इसमें फैक्टर्स ज्ञात करो। उसमें दोनों में कॉमन देखो, कॉमन के बाद में इसमें हाईएस्ट देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, और इसमें सबसे छोटा कौन सा है। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे 2 और 3 के निकालते हैं, 2 और 3 के नहीं, कोई बड़ी संख्या के निकालते हैं। एक 24 और एक आपके 30 या 36 के निकालते हैं। इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकालते हैं। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मल्टीपल्स, गुणज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आती है उसमें इनका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, ये था। अब इसका उल्टा है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आएगी वो सारी इससे डिवाइडेड होनी चाहिए, यानी कि 24 में उन सबका भाग जाना चाहिए। कैसे? जैसे कि हमें पता है किसी भी संख्या में दो संख्याओं का पूरा भाग जाता है। जैसे मैंने सबसे पहला जो चैप्टर था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें मैंने एक चीज बताई थी अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। उसमें मैंने क्या कहा था कि कोई भी संख्या हो उसमें दो संख्याओं का डिवाइड हमेशा होता है, पूरा डिवाइड होता है। एक तो एक का होता है 1, और एक उस खुद का होगा, यानी कि जो वो खुद होगी, जैसे 24 है तो 24 का होगा, और एक 36 है तो 36 का होगा। यानी कि कोई भी संख्या हो उसमें दो संख्याओं का पूरा भाग हमेशा जाएगा, हमेशा पूरी तरह से डिवाइड होगी, और वो एक तो एक होगा, एक खुद होगी। अब उसके अलावा अगर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाता है तो आपकी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या है, और अगर नहीं होता है तो आपकी अभाज्य संख्या है। वैसा का वैसा हमें यहाँ पर भी पता करना है कि इसमें 24 में दो संख्याओं का तो पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। किसका? एक तो एक का जाएगा और एक 24 खुद का जाएगा। वैसे वैसे एक तो इसमें 36 का एक का जाएगा और एक 36 का जाएगा। यानी कि 24 में जितनी भी संख्याओं का भाग जाएगा वो या तो एक और या 24 इन दोनों के बीच में होगी। वैसे वैसे 36 में जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा या तो 36 और 1 के बीच में होगी। अब जैसे आपको पता है 2 के पहाड़े में 24 आता है, तो 2 का पूरा 24 में भाग जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी हो रहा है। अब 2 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? तो 12 आता है, यानी कि 12 का भी 24 में डिवाइड हो रहा है, 12 का भी भाग 24 में जा रहा है, तो एक तो 2 आ गई, एक 12 और आ गई। अब देखो 3 का भी भाग जा रहा है 24 में, तो 3 का जा रहा है, कितना आ रहा है? तो 8 या 24, यानी कि 8 का भी भाग 24 में देंगे तो भी 3 बार आएगा, यानी पूरी डिवाइड हो रही है। आपको ऐसे ही दिखना है ताकि आपको पता जल्दी पता चल जाए। अब आगे देखो 4 का भाग जाता है, कितना आता है? 6 आता है, 6, तो 6 का भी भाग 24 में जाएगा 4 बार। यानी कि ये सारी संख्याएं हैं जिसमें 24 में इन सब का भाग जाता है। 24 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का,
8 का, 12 का और 24 का, सबका भाग जाता है, सबसे सबका डिवाइड होता है। अब डिवाइड हो रही है तो ये सारी संख्या आ गई। अब 36 में भी यही देख लेते हैं, तो इसमें 2 का जाता है, कितनी बार जाएगा, तो 18 बार, तो 18। फिर 3 का जाता है तो 3 का कितनी बार, 12 बार। फिर 4 का जाता है तो जाता है कितनी बार, 9 बार। फिर 6 का जाता है कितनी बार, 6 बार ही जाता है, तो 6 को एक बार ही लिखेंगे, तो इन सब का भाग जाएगा। अब इनमें कॉमन कौन सा है, जो हमें उसके बाद में क्या देखा था, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। यहां पर क्या है, गुणनखंड है ना, तो यहां पर गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है, जिसको अपन कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से है, तो यहाँ पर देखो, इसमें एक है, इसमें भी एक है, तो यहाँ पर एक, तो एक आ जाएगा। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 आ जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें 3 आ जाएगा। इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 भी आ जाएगा। इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो यानी कि इसमें 6 भी आ जाएगा। इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, यानी कि इसमें 12 भी आ जाएगा। इनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, इनके अलावा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि गुण जो आपका उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको फैक्टर निकालने, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर निकालो। तो हमने फैक्टर निकाले, कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे कोई भी संख्या होगी उसमें या तो एक का भाग जाएगा या उस खुद का भाग जाएगा, यानी कि बाकी जो भी संख्याएं होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। अब बाकी वाली कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले छोटी संख्याओं का भाग दो, 2 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, तो 2 भी होगा और 12 भी होगा। फिर 3 भी होगा तो 8 भी होगा, 4 भी होगा तो 6 भी होगा, इतनी होगी। ये सारी संख्याएं आ गई। अब वैसे वैसे 36 का भी निकाला, अब इन सब का कॉमन भी निकाला। अब एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, यानी कि जो कॉमन आया है, कॉमन में भी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, तो 12 है, यानी कि आपका 24 और 36, इनका जो एचसीएफ आएगा, मैसे पे आएगा, वो कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पूछा है ना, यहाँ पर हाईएस्ट दिया हुआ है, तो यानी कि सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 12 है, 12 है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। तो ये बेसिक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल्स और सिर्फ फैक्टर बताया। बाकी इसमें एक और टर्म होता है कॉमन वाला, कॉमन मल्टीपल्स भी होते हैं, कॉमन फैक्टर भी होते हैं। कॉमन फैक्टर और मल्टीपल्स निकालने के बाद अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो उनमें सबसे छोटा वाला कौन सा है वो देख लेना, और अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, कॉमन में भी सबसे बड़ा कौन सा है वो ज्ञात कर लेना, तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, बाकी पहला जो टॉपिक था यानी कि गुणज और गुणनखंड, मल्टीपल्स और फैक्टर होता है, वो पूरा का पूरा हमने समझ लिया है। अब कल वाले टॉपिक में आपको एक तो मैं एलसीएम और एचसीएफ समझाऊंगा, निकालना ऐसे आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कल कैसे निकालोगे उसके बारे में भी बता दूंगा। उसके पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, एलसीएम में भी 2 एग्जांपल लिए थे ना, यहाँ पर भी 2 ही ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 2 कौन कौन से, जैसे कि एक तो अपन 20 ले लेते हैं और एक 13 ले लेते हैं। अब 20 में आपको मैंने क्या कहा है, 20 में एक तो 20 एक का डिवाइड होगा, एक 20 खुद का होगा, वैसे वैसे एक 13 में एक तो एक का होगा, एक 13 खुद का होगा। अब इनके बीच में होगी तो 20 में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 2 का कितनी बार जा रहा है, 10 का, तो 10 का भी डिवाइड होगा। फिर 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, तो 5 का। तो 20 में तो इन सब का डिवाइड हो रहा है, यानी कि 20 के फैक्टर यानी कि उसके गुणनखंड कौन कौन से, एक तो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। अब 13 के कौन कौन से है, तो 13 में देखो, यहाँ पर 13 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6, 7, 8 किसी का नहीं जाएगा, सिर्फ 1 और 13 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 13 आपकी क्या है, प्राइम नंबर है,
अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या होती है सब में एक एक का और खुद का तो भाग जाता ही जाता है। अब किसी दूसरी संख्या का भाग न जाए, इसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है ना, तो ये आपकी अभाज्य संख्या है। और अगर भाग जा रहा है, ऊपर भाग जा रहे हैं ना, 2 का जा रहा है, 4 का, 5 का, 10 का, तो वो सारी संख्याएं आपकी जो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है। अब इनमें कॉमन क्या होगा, तो कॉमन तो एक ही होगा, इसके अलावा कॉमन कुछ होगा नहीं, कॉमन सिर्फ एक ही है ना। अब इसका हाईएस्ट क्या होगा, तो एक ही होगा, तो इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF अपना एक हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पूछा है, कॉमन पूछा है, कॉमन होना जरूरी है, तो कॉमन एक ही है, एक के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो सबसे बड़ा भी यही होगा, सबसे छोटा भी होगा, तो एक ही हमारा HCF आ जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। HCF आप इस तरह से निकाल सकते हो आराम से, अगर छोटी संख्या है तो LCM और HCF ऐसे निकाल सकते हो, और बड़ी संख्या है तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में कल की वीडियो में हम समझेंगे, LCM और HCF वाले टॉपिक में। फिर आपके एक छोटा सा टॉपिक और है भिन्नों का, फ्रैक्शन का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, यानी कि अगर आपको इसका पूछा जाए 1/2, 4/6, सॉरी 5/6, 7/8, इनका LCM क्या होगा, तो आप क्या करोगे, अगर आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आता है तो कल सीखेंगे। कल आराम से क्लास में वापस आ जाना 6 बजे, ठीक है। बाकी क्लास थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी तो आपको ग्रुप में बता देंगे, बाकी 6 बजे फिक्स है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होंगे, इनका LCM और HCF कैसे आएगा, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी 2 क्लासों में आपका पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर तीसरी क्लास में कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन करवा दें, अगर कुछ बच जाता है तो फिर अगली क्लास जो दूसरी क्लास ले लेंगे, यानी 2 क्लास है क्वेश्चन के लिए और 2 बेसिक के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से बताया, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो भी बताइए, क्लास अच्छी लगी है तो भी कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल फिर मिलते हैं एक और अच्छे शानदार वीडियो में, जिसमें अपन भिन्नों का भी पढ़ेंगे और सिंपल भी पढ़ेंगे कि सिंपल LCM और HCF कैसे निकालते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो कल की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी जितने भी LCM और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे लगभग वो कल से रिलेटेड आएंगे। ये तो बेसिक थ्योरी थी, थ्योरी से कभी क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ ये समझना जरूरी था, नहीं तो आप LCM और HCF का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। रटना तो कल भी वो क्लास लूंगा उसमें भी आपको समझ में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कोई नहीं पढ़ाएगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आप। और मैं कॉन्सेप्ट बेसिक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि नवोदय में सिलेक्शन हो या ना हो वो कोई फिक्स नहीं है, वो आपकी तैयारी पर है, वो आपकी तैयारी पर होगा। यानी कि आप अच्छी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप किसी कारणवश कोई दूसरा काम हो जाता है जिसके कारण आपके बीच में तैयारी रुक जाती है, फिर भी अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपका वहाँ पर जो 8th तक आपके बहुत अच्छे से मैथ पूरी अच्छी कवर हो सकेगी। बाकी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पिछले 3 साल से पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के आते हैं मैसेज आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैथ अच्छी है, नहीं भी हुआ है तो उनके भी आते हैं सर सिलेक्शन से तो 1-2 नंबर से चूक गया हूँ, लेकिन मैथ इतनी अच्छी हो गई है कि अब मुझे मैथ्स का पूरा डर खत्म हो गया। अब आगे भले 12th तक 10th तक आगे मैथ में इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें होती है, अच्छे से समझिए। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर अगले दूसरे और तीसरे टॉपिक को समझेंगे। फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।